Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये जो हमारा चैप्टर की सीरीज़ चल रही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडियन और इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल हम डिस्कस कर चुके हैं. अब फॉरेन ट्रेड की बात आती है कि फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल में. को डिटेल में एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने डिस्कस किया है. उससे हमें क्या पता चलता है, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. वो क्यों था? क्योंकि जो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे. तो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में क्या किया कि इंडिया को ऐसे बना दिया, उसकी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा रुइन कर दी उन्होंने कि इंडिया से सारे के सारे जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे वो बाहर जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे. और इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो ग्रो ही नहीं होने दिया उन्होंने. जब उन्होंने ग्रो नहीं होने दिया तो क्या करते थे, जो सारे फिनिश गुड्स से बने हुए गुड्स आते थे वो इंडिया में पैसा बहुत ज़्यादा था. इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आते थे और वो इंडियन मार्केट में वो होते थे एंड पीपल यूज टू बाय दोज गुड्स. ठीक है. सो प्राइमरी प्रोडक्ट्स में जो एक्सपोर्टर इंडिया बेसिकली था वो किन चीज़ों का ज़्यादा था, जैसे रॉ सिल्क होगी, कॉटन हो गया, वूल होगी, जूट हो गया, इंडिगो होगी, शुगर होगी, ऐसी चीज़ों का वो मेन एक्सपोर्टर था. और वो इम्पोर्टर जो था वो फिनिश गुड्स का था. फिनिश गुड्स में कैसे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कॉटन प्रॉपर बनी हुई, सिल्क आपकी प्रोसेस्ड फॉर्म में, सिल्क के मतलब क्लोथ्स, हर टाइप के सिल्क के कपड़े, वुलन कपड़े, वो सारे के सारे जो आपके वहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे. इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स जो चाहिए होते थे वो भी सारे हमारे ब्रिटेन से आते थे इंडियन मार्केट में. सो इंडियन मार्केट जो फॉरेन ट्रेड जो था वो ऐसा था कि इंडिया एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स को और इम्पोर्ट करता था फिनिश गुड्स को. ठीक है. नेक्स्ट कम्स मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड का में क्या मतलब है, जो इंडिया में जो था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा की थी नेचुरल रिसोर्सेज की. तो इन और ब्रिटिशर्स ने आके बेसिकली इंडिया में राज किया था. स्टार्टिंग में वो ट्रेड करने आए थे बट लेटर ऑन उन्होंने यहाँ पे राज किया. जब उन्होंने राज किया तो उनकी मोनोपोली थी, कंट्रोल था पूरा का पूरा इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे. उन्होंने इंडिया की हालत ऐसी बना दी थी कि इम्पोर्ट्स यहाँ से होते थे, इंडिया से इम्पोर्ट कहाँ जा होंगे और इम्पोर्ट किस किस चीज़ का होगा और कहाँ पे जाएगा, एक्सपोर्ट किस किस चीज़ का होगा और कहाँ से आएगा, वो सारा का सारा कंट्रोल जो था ब्रिटिशर्स के ऊपर था. सो कि इसमें क्या इसके कारण ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इस मोनोपोली कंट्रोल में 50% से ज़्यादा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो सारा का सारा आना या जाना, मीन्स एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट, दोनों के दोनों ब्रिटेन से होते थे. क्योंकि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी ना, पूरा कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर. तो 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी थे वो सिर्फ ब्रिटेन से होते थे, बाकी कंट्रीज़ के साथ नहीं था. ठीक है. और जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स, एज भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपोर्ट क्या होता था इंडिया से ज़्यादा, प्राइमरी प्रोडक्ट्स या नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, रॉ मटेरियल सारा. और जो इंपोर्ट क्या होता था, सारा का सारा फिनिश गुड्स, ताकि वो ब्रिटेन से आते थे ज़्यादा गुड्स, ताकि ब्रिटेन जो है इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सके. नेक्स्ट कम सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटा, मतलब आपको ये चीज़ यू विल फाइंड इट स्ट्रेंज, आपको अजीब लगेगी, बट दिस इज़ द ट्रुथ कि इंडिया में ड्यूरिंग और ब्रिटिश रूल, उस टाइम में ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्सपोर्ट्स वर मोर देन योर imports. Means goods which were given to flow, which are flowing out of the India to other countries, these were more than the goods which were flowing into the India were less. एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे, इम्पोर्ट्स हमारे कम थे. एंड बट ये जो वॉट एवर द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वर बीइंग डन, दिस वर डन अकॉर्डिंग टू द
एक्सपेक्टेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ओके, जो उनकी उम्मीद थी, उनके ब्रिटिशर्स की उम्मीद होती थी, उसके हिसाब से हमारा ट्रेड होता था। सरप्लस ट्रेड हमारा इतना ज़्यादा होता था कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते थे और इम्पोर्ट्स कम। बट इवन दो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जब हमारा सरप्लस ट्रेड होता था, इवन दो इंडिया इतनी बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों रही? हेयर लाइज इट्स आंसर। ये देखो, ये क्यों हमारी इंडियन इकॉनमी उस टाइम इतनी बैकवर्ड रही और स्टेगनेंट रही? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो हमारे जो हम रेवेन्यू जनरेट करते थे सरप्लस ट्रेड से, इंडिया जो जनरेट करता था, ब्रिटिशर्स उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इंडियन एक्सचेकर से मनी निकालते थे। ठीक है, जो भी होता था वो वहाँ से लेता था। और फिर जो हमारे आपके जो वॉर्स हुई, जो आपकी ये ब्रिटिशर्स के लड़ते थे, किसी के साथ भी वॉर करते थे, वो सारा का सारा पैसा का उसके लिए कहाँ से आता था? इंडियन एक्सचेकर से पैसा लिया जाता था। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो थे वो इंडिया से लिए जाते थे। सो ऐसे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करना शुरू किया। सो सरप्लस ट्रेड होता था, पर उसमें कोई इंडिया का कोई बेनिफिट उसमें नहीं होता था। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी? पहले इनकी डिटेलिंग में अभी बताती हूँ बाद में। पॉइंट्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम ब्रिटिश रूल में कौन कौन सी चीज़ें मेन ओवरव्यू करेंगे। बैड हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडियंस की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लिटरेसी रेट कैसा था? हाई लेवल ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पुअर लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, बैड हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या आता है? इनएबिलिटी टू असेस द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, एज अ रिजल्ट मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई ड्यू टू न्यूमरस वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज। देखो, जब इंडिया वॉज एट दैट टाइम, इंडिया वॉज स्टेगनेंट इन अ बैकवर्ड इकॉनमी, क्योंकि सारा के सारी वेल्थ यहाँ से इंडिया से ड्रेन हो रही थी, और यहाँ पे पावर्टी इतनी ज़्यादा थी, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था, वहाँ पे जो लोग, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सेव crops for commercialization, and then industrial sector was badly ruined. So all these things resulted in poor health facilities, means it was not easy for the people to afford health facilities. लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो अफोर्ड कैसे करेंगे। उसके कारण क्या होता, उस टाइम इतनी ज़्यादा इंडिया में गरीबी थी कि वहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ या एयर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलती थी, और उसके कारण लोगों की डेथ्स बहुत ज़्यादा होती थी। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती थी। अब जैसे उस टाइम में कभी टीबी फैल गई, टीबी हो गया लोगों को, उससे लोगों की इतनी जो है आपकी मोर्टेलिटी रेट हाई हो गया था, डेथ्स होती थी। फिर कॉलरा हो गया, देन पोलियो तो खैर बहुत ज़्यादा पुराना है, देन पोलियो है, लगा लो आप, जॉन्डिस है। ऐसी सारी डिजीज़ जो थी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, और उसके कारण मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट वॉज जस्ट अराउंड 16%। उस मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लिटरेसी रेट वॉज जस्ट 16%। फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी कम था, 7%। मीन्स फीमेल्स जो है थी सिर्फ 7% पड़ी हुई थी, मीन्स 9% मेल लिटरेसी रेट। इलिटरेसी ज़्यादा थी इंडिया में। लिटरेसी रेट उस टाइम का 16% था, और आज की डेट में आप कंपेयर करो, इन द ईयर 2021 द लिटरेसी रेट इज़ 74.37%। इट मीन्स नाउ देखो इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर दी है, प्रोग्रेस कर दी लिटरेसी के क्षेत्र में भी। पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज जस्ट 16%। नेक्स्ट कम्स हाई लेवल ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स होते थे उस टाइम ज़्यादा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बर्थ रेट क्या है?
Birth rate basically is the number of children born per thousand people in a year. Means 1000 लोगों के comparatively कितने लोग born हो रहे हैं. और death rate is the number of children die per 1000 people in a year. Number of children नहीं आएगा, number of people आएगा. Number of people die per 1000 people in a year. तो birth rate जो था उस time on the eve of independence was 48 पर थाउजेंड और डेथ रेट जो था 40 पर थाउजेंड. इट मीन्स वो ज़्यादा था. देन कम्स हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बेसिकली आता है कि कितने बच्चे, क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे जो है 1 साल की एज से पहले उनकी डेथ हो जाती है 100 लाइव बर्थ्स के अकॉर्डिंगली. द नंबर ऑफ इन्फेंट्स dying बिफोर अटेनिंग 1 year age per 1000 live births in a year is known as infant mortality rate. Infant mortality rate was 218 out of 1000. कितना ज़्यादा था on the eve of independence. और 2020-21 में infant mortality rate is 28.771 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स. मीन्स पहले देखो 218 था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अब 28.771. ये तो बेसिकली आपकी उसी के लिए आ जाता है ना, क्योंकि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ ही अच्छी नहीं थी. जब हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं अच्छी होंगी तो आपकी मॉर्टेलिटी रेट बड़ों की और बच्चों की सबकी ज़्यादा होगी. देन कम्स पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों की इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी. जब गरीबी होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लोगों का पुअर होएगा ही होएगा. People spend nearly 80 to 90% of their earnings to fulfill their basic necessities of life. जितना वो कमाते थे उसका 80-90% तो वो अपना necessities of life के लिए यूज़ करते थे, अपना दिन गुजारा करने के लिए. 10-20% रह जाते था, उससे वो क्या करेंगे, क्या सेव करेंगे और क्या करेंगे. वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप पे कम था. देन कम्स लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ अ पर्सन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वॉज 32 ईयर्स. देखो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज 32%. एंड इन 2020-21 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.4%. 69.4 ईयर्स आप यू कैन से वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. ठीक है, जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 32 years and in the year 2021 life expectancy is in India is 69.4 years. यहाँ पे बेटा मिस्टेक गलती से हो गई है, तो आपने 69.4% इसको नहीं लिखना है, इसको 16 यहाँ पे परसेंट की जगह 69.4 ईयर्स आएगा. ठीक है बेटा. All about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.